that is integration process. So now being a human resource manager, he is supposed to integrate, उसको लिंक करना है. तो एचआर मैनेजर के रूप में उसको किसको लिंक करना है, कौन सी दो पार्टीज है कि जिसके बीच में वो लिंकर का रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट रोल के अंदर भी हम ये डिटेल में समझेंगे. तो वो कौन सी दो पार्टीज को लिंक करना है उसको एज ए एचआर मैनेजर्स. Employer and employee. Yes, correct. Very good. Answer is correct. Being a HR manager, my task is to be a link between the two parties. My task is to integrate the various functions. कि भाई जो मैनेजमेंट चाहता है, एक साइड पे क्या है, मेरी एक साइड पे मैनेजमेंट है जो वेरियस डिसीजंस लेता है, उनकी भी वेरियस कंपनी की वेरियस गोल्स, विजन, मिशंस होंगे. ऑन अनदर साइड देयर आर द एम्प्लॉयज. एज ए एम्प्लॉयज उनकी भी क्या है, वेरियस रिक्वायरमेंट्स होगी, वो उनकी खुद की भी इंडिविजुअल गोल्स होंगे. सो नाउ अभी मेरा टास्क क्या है, मेरा काम क्या है यहाँ पे कि दोनों को इंटीग्रेट करना है, लिंक करना है, सो दैट कि भाई दोनों के जो बेनिफिट्स है, जो गोल है वो अटेन हो पाए. एम्प्लॉयर भी खुश, एम्प्लॉय भी खुश, वो मेरे को ध्यान रखना है. एंड इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टास्क फॉर मी. तो इंटीग्रेट, ज्वाइनिंग मेरे को दोनों को करना है, सबको एक ट्यून में लेके आना है. तो उसके लिए मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज करूंगा, क्या क्या करूंगा. तो दिस आर द पॉइंट्स व्हिच आई सपोज टू फोकस. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीवेंस रिड्रेसल्स. कि भाई ग्रीवेंसेस, झगड़े, इश्यूज, प्रॉब्लम, कि भाई कंपनी के अंदर कोई भी इश्यूज प्रॉब्लम्स होता है, आइदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेजेस, कि भाई वेजेस रिलेटेड झगड़ा हो गया, इश्यूज हो गया, कि भाई एम्प्लॉई बोलता है कि भाई हमें ज़्यादा वेजेस चाहिए, एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई इतना ज़्यादा मैं नहीं दे सकता. तो झगड़ा हो गया, इश्यूज हो गया, प्रॉब्लम हो गया बिकॉज ऑफ वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशंस, कि भाई ज़्यादा हमसे काम करवा रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स जो है वो एज कम्पेयर टू फैक्ट्री एक्स उससे ज़्यादा है, इश्यूज हो गया, प्रॉब्लम हो गया, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, सो एंड सो. तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कि जहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ दैट देयर आर द सम काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस, डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. सो मेरा टास्क यहाँ पे क्या है एज ए एचआर मैनेजर्स, टू redress it, to resolve it, to help them, to in helping in such situations that कि भाई दोनों पार्टीज एक मिड वे में एग्री हो और जो इश्यूज प्रॉब्लम्स हुआ है उसको रिजॉल्व करना है. तो एज अ मैनेजर्स मेरा टास्क क्या होगा कि भाई मेरे को जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, डायग्नाइज करना है, और करेक्ट रीजंस क्या है, इश्यूज क्या है कि जिसके कारण ये डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट्स क्रिएट हुआ है, और उसको फॉर्मल वे में रिजॉल्व करना है कि जिसके माध्यम से दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो और एक मिड का रास्ता ढूंढ के मैं इश्यूज प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाऊँ. तो ग्रीवेंस हैंडलिंग में मेरे को क्या करना है, जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स अराइज होता है दोनों पार्टीज के बीच में, उसको मेरे को सही तरीके से रिजॉल्व करना है. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द डिसिप्लिन्स. कि भाई मैनेजर्स के रूप में मैं वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता हूँ कि भाई कंपनी ने क्या किया होगा, कंपनी ने सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स बिल्डअप की होगी, और मेरा काम क्या है एज ए मैनेजर्स, उसको इम्प्लीमेंट करना है, देखना है कि भाई जो एम्प्लॉयज है तो वो वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं कि या नहीं करते हैं. वेरियस जो मैंने प्रोसीजर्स कंपनी ने बनाई है उस हिसाब से मेरे को काम करना है, उस हिसाब से मेरे को डिसीजंस लेना है, सो दैट कि भाई सब कुछ ऑर्डर में रहे. अदरवाइज क्या होगा कि भाई अगर लोग रूल्स रेगुलेशंस को ब्रोक करेंगे और मैं उनको कुछ बोलूँगा भी नहीं, और इवन उनको फॉर एग्जांपल अलाउ करूँगा कि भाई सब लोग अपने अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंपनी में सही तरीके से काम होगा, हम हमारा आउटपुट अटेन कर पाएंगे, एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा वर्क प्लेस पे. आंसर विल बी यस और नो. आंसर विल No. बी नो. कि भाई क्या होगा, वर्क प्लेस पे वेरियस इश्यूज प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई एक बंदा, दो बंदा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, कि भाई कंपनी का टाइम है कि भाई 10 बजे आना है, बट वो 11 बजे आता है, बट फिर भी मैं उसको अलाउ करता हूँ, उसको कुछ कहता नहीं हूँ. तो डेफिनेटली बाकी के लोग भी उसको देख के सीखेंगे कि लोग हमेशा कैसे सीखते हैं, एम्प्लॉयज कैसे सीखते हैं, दूसरों को देख के, मैनेजमेंट को देख के. तो अगर मैं खुद ही 10 बजे का टाइम है और 11 बजे आता हूँ, और कोई और एम्प्लॉयज जो है जो 10 बजे का टाइम है 11 बजे आता है, बट मैं उनको कुछ कहता नहीं हूँ, तो सब लोग धीरे धीरे करके ये सीखेंगे कि भाई यहाँ पे
कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। आप अपने अपने हिसाब से आ सकते हो, देख सकते हो, काम कर सकते हो। तो जो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया होगा, रूल्स रेगुलेशन सेट किया होगा, वो धीरे धीरे क्या है, सब बिखर जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। धीरे धीरे पावर, पॉलिटिक्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स राइज होंगे, झगड़े होंगे और काम नहीं होगा। तो मेरा टास्क क्या है यहाँ पे मैनेजर्स के रूप में, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। सब लोग, सब एम्प्लॉयज जो रूल्स रेगुलेशंस है उस हिसाब से फॉलो करें, वो चीज़ का ध्यान रखना है, सो दैट कि कोई झगड़ा इश्यूज ना हो। एज अ मैनेजर्स आई वांट टू क्रिएट अ टीम एंड ग्रुप्स, कि भाई मैनेजमेंट के रूप में हम हमेशा क्या चाहते हैं, कंपनी क्या चाहती है कि भाई कंपनी के रूप में वो हमेशा चाहते हैं कि भाई उनके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। कंपनी हमेशा चाहती है कि भाई उनको प्रॉफिट मिले, वेस्टेज कम हो और कंपनी के रूप में वो अच्छा काम करे। सो नाउ एज एंड व्हेन पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप, व्हाट आर द बेनिफिट्स? कोई अकेला इंडिविजुअल बंदा काम करता है और जब आप ग्रुप या टीम में काम करते हो तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? कोई डिफरेंस Yes. होगा? Yes, sir. आंसर इज यस। क्या डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी? कहाँ पे ज्यादा होगी? आप इंडिविजुअल काम करते होंगे तब या ग्रुप में काम करते होंगे तब? आउटपुट कब ज्यादा होगा, ग्रुप में ज्यादा होगा या इंडिविजुअल में ज्यादा होगा? टीम वर्क में। ग्रुप में। आंसर इज इन अ ग्रुप। कि भाई कोई एक अकेला बंदा काम करेगा तो वो पूरे दिन में जो काम करता है वो, और उसके कंपैरिजन में अगर पूरा ग्रुप मिलके काम करता है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि एज एंड व्हेन द पीपल आर वर्किंग टुगेदर द आउटपुट विल बी ऑलवेज मोर। तो टीम के अंदर बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड्स द ईच अदर्स, ईच एंड एवरी पर्सन कैन एबल टू परफॉर्म वेरी वेल एंड एट द एंड अल्टीमेटली क्या होगा, हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सो एज अ ऑर्गेनाइजेशंस दे आल्सो वांट कि भाई उनके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, आउटपुट अच्छा आए और उनको फायदा हो। तो उसी लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एज ए मैनेजर्स आई वांट टू क्रिएट द ग्रुप्स एंड टीम्स, और मैं जो टास्क है वो लोगों को ग्रुप में असाइन करना चाहता हूँ, सो दैट कि भाई वो लोग सब लोग मिलकर अच्छी तरीके से काम करें। द नेक्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या है अल्टीमेटली कि भाई एज अ ग्रुप मेंबर्स, एज अ एम्प्लॉयज ग्रुप और एज अ मैनेजमेंट ग्रुप्स, दे ऑल वांट टू हैव द बार्गेनिंग्स। तो बार्गेनिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर एग्रीइंग ऑन अ सैटिस्फैक्टरी लेबर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड यूनियन। कि भाई मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में हमेशा बार्गेनिंग होती रहती है कि भाई मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि भाई उनको फायदा हो, कंपनी को फायदा हो, वो चीज के बारे में हमेशा व्यू पॉइंट उनका होगा, सोचता होगा। ऑन द अनदर साइड यूनियन जो होगा वो हमेशा एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगा, एम्प्लॉयज के वेलफेयर और एम्प्लॉयज के ज्यादा बेनिफिट्स, राइट्स, उनके बारे में सोचेगा। तो हमेशा दोनों के बीच में क्लैश होता रहता है। तो मेरे को ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में, वो सही तरीके से हो, दोनों एक सही एग्रीमेंट पे पहुंचे, वो मैं चीज चाहता हूँ कि भाई ऐसा एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों एक ऐसी डिसीजंस पे पहुंचने चाहिए कि जिसके माध्यम से सब लोग एग्री हो, सेटिस्फाई हो, मैनेजमेंट भी एग्री हो जाए, यूनियन भी एग्री हो जाए। तो उससे क्या होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्डअप होगा, अच्छी सिचुएशन बिल्डअप होगी, जिससे मैनेजमेंट भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है। तो एक हेल्दी दोनों के बीच में बार्गेनिंग हो, ऐसा मैं चाहता हूँ, सो दैट कि भाई कोई इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। I want that कि भाई employees need to be participate in the decisions making. They need to be empowered कि भाई उनको और ज़्यादा authorities मिलनी चाहिए। चलिए, इससे क्या होगा? As and when I just involve the people in decision making, what does it going to create the impact? उससे क्या impact होगी? अगर आप अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हो तो उससे क्या फायदा होता है? उनका एंथुसियाज्म बढ़ेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो कंपनी के लिए और कुछ मतलब ज्यादा अच्छा करे, उनको ऐसी फीलिंग आएगी। यस, करेक्ट। और जो डिसीजंस होगी उसका एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा सबका, हाई और लो? हाई। आंसर इज हाई। एज एंड व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजंस बाय इन्वॉल्विंग देम, वेदर दे विल ऑपोज इट, आंसर विल बी नो। नो। आंसर विल बी नो कि भाई वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे।
यहाँ पे क्या होगा, व्हाट आई वांट कि अगर अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर बनाना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, लिंक करना है, इश्यूज प्रॉब्लम ना हो उसका ध्यान रखना है, तो इवन मेरे को क्या करना पड़ेगा, उनका जो पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन है, उसको एनहेंस करना पड़ेगा। जो कोई भी डिसीजंस मेकिंग है, कोई भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो हमेशा मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूंगा, डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व करूंगा कि जो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बुलाएंगे और साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, सो दैट कि इवन एज अ यूनियन दे नो, दे जस्ट कम टू नो दैट कि भाई उनको पता चलेगा कि भाई इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि भाई अल्टीमेटली सिचुएशंस क्या है, सो दैट कि भाई वो लोग भी वो सिचुएशंस के अंदर हमें हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो अगर हमने उनको इन्वॉल्व किया होगा डिसीजन मेकिंग में, देन डेफिनेटली उनका जो सपोर्ट होगा, डिसीजंस को जो सपोर्ट होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो लोग अपोज नहीं करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई क्या हुआ कि भाई मैंने किसी को कुछ भी बताया नहीं और सिंपली नोटिस बोर्ड पे लिख दिया कि भाई कल से सब लोगों को डबल शिफ्ट में काम करना है, और सिंपली वेदर पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या है क्या नहीं कुछ भी लिखा नहीं है, बट सिंपली लिखा भाई कल से सब लोग डबल शिफ्ट में काम करेंगे, दैट्स इट। तो वेदर द पीपल विल एक्सेप्ट इट, whether any kind of oppose is going to be take place or not, लोग अपोज Yes. करेंगे, बातचीत होगी, Yes. लोग मैनेजर को पूछेंगे, आंसर इज यस। कि भाई सब लोग पूछते पूछते आएंगे मैनेजर्स के अंदर, मैनेजर्स के साथ सब डिस्कशंस होगा, सब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे कि भाई ये क्या हो गया, मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हमें डबल शिफ्ट में काम करना है, डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो हमारे साथ चीटिंग है, समवन सेज के ये तो जानबूझ के हमारा क्या है, हमसे ज़्यादा काम करवाते हैं और पैसा भी नहीं देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या है, अपोज होगा, बातचीत या इनफॉर्मल टॉक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, अपोज होना स्टार्ट हो जाएगा, मे बी पॉसिबल्स कि भाई वो वहाँ पे इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट करें। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि भाई मैंने क्या किया कि भाई मैंने डिसीजंस लेना है कि भाई कल से हम डबल शिफ्ट में काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैंने यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, बिठाया, डिस्कस किया कि भाई कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हमें इतने यूनिट्स बना के ये पर्टिकुलर वीक के एंड में हमें एक्सपोर्ट करने हैं एट द सो एंड सो कंट्री, देन वी ऑल आर सपोज टू वर्क, तभी कंपनी को फायदा होगा और हम सबको फायदा होगा। तो ऐसे मैंने उनको इन्वॉल्व किया डिसीजंस मेकिंग में, उनको बताया, इन्फॉर्म किया कि भाई अल्टीमेटली मैं ये क्यों डिसीजंस ले रहा हूँ, हम सब लोगों को डबल काम क्यों करना है। तो एट दैट टाइम डेफिनेटली सब लोगों को पता होगा कि भाई हमें एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये डबल काम करना है, और ये डबल शिफ्ट जो है वो एक वीक के लिए ही है, उससे कंपनी को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो डेफिनेटली जब मैंने उनको इन्वॉल्व किया होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो उस टाइम पे झगड़े होने के चांसेस कम हो जाएंगे, उनका जो सपोर्टमेंट होगा मैनेजमेंट के प्रति वो और ज़्यादा होगा। सेम वे एम्पावरमेंट, कि अगर मैं उनको और ज़्यादा क्या है अथॉरिटीज़ देता हूँ, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर कोई बंदे को आप ज़्यादा अथॉरिटी देते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है, अथॉरिटी देने से क्या होगा, कोई वो अपना बेनिफिट काम मिलेगा, सही से कर पाएगा। सही से कर पाएगा, और क्या होगा, उसके अंडर पे कोई काम कर रहा है तो कोई अगर वो गलत भी हुआ तो उसको करेक्ट कर पाएगा। you are giving the more benefits, more resources, more authorities to your employees, you empowering them। तो उससे क्या होगा, whether they will be satisfied, whether they will be motivated, yes or no, यस सर। आंसर इज यस। कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को और ज़्यादा अथॉरिटीज देते हो, और ज़्यादा पावर्स देते हो, और अच्छे रिसोर्सेज, वर्किंग कंडीशंस देते हो, देन डेफिनेटली दे विल बी सेटिस्फाइड, दे विल बी मोटिवेटेड, दे विल फील दैट कि भाई मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है और उसी कारण हमें ये सारे रिसोर्सेज या इतना पावर हमें दिया है, बेनिफिट्स दिए हैं, और वो बंदा क्या होगा, इंटरनली मोटिवेटेड हो जाएगा और उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो और अच्छा होगा और बेहतर होगा। तो वंस अगेन कि झगड़े होने के चांसेस, इश्यू होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो इन दैट वे इवन क्या कहे कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज़ को पावर, अथॉरिटीज़ दे के एम्पावर्ड करके भी उनको मोटिवेट, सेटिस्फाइड कर सकते हैं
और उसके माध्यम से भी क्या है जो इश्यूज प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे और दोनों के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे, एस्टेब्लिश कर पाएंगे। सेम वे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस। कि चलो कंपनी के अंदर यूनियंस क्यों होते हैं, सबसे पहले चलो For the welfare of the employees. आंसर इज करेक्ट कि भाई फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। कि भाई जो एम्प्लॉयज है उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके राइट्स के लिए क्या है हम कंपनी के अंदर यूनियंस को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इज इट लीगली कंपलसरी? ट्रेड यूनियंस लीगली कंपलसरी है? No. यस और नो? Yes, no. नो, यस। आंसर इज यस। कि भाई फैक्ट्री एक्ट 1948 में है, क्लॉज है कि भाई आप वो आगे जब पढ़ोगे, इवन आईआर आप जब पढ़ोगे उसके अंदर भी ये डिटेल में आएगा कि भाई फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा है कि भाई मिनिमम इतने एम्प्लॉयज अगर आपकी कंपनी में काम करते हैं देन इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू एस्टैब्लिश द ट्रेड यूनियंस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशंस। कि भाई इवन रूल्स रेगुलेशंस में गवर्नमेंट लॉ में भी लिखा है कि भाई क्या है ट्रेड यूनियन कंपलसरी है। अगर आपके यहाँ पे इतने मिनिमम फॉर एग्जांपल 500 कि भाई 500 या 500 से ज़्यादा लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं तब ट्रेड यूनियन कंपलसरी है। नंबर्स आई डोंट नो, आई फॉरगेट इट, बट कुछ नंबर्स है कि लिमिटेड नंबर्स है कि भाई इतने या इतने से ज़्यादा लोग हैं तब आपके लिए क्या है ट्रेड यूनियन कंपलसरी हो जाता है। तो इवन लॉ द्वारा क्या है वो कंपलसरी किया जाता है। तो आप क्या चाहते हो एज ए मैनेजर्स, आप अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करोगे कि जिसके माध्यम से वो ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिशमेंट कर सके, वहाँ पे ट्रेड यूनियन का इलेक्शन हो सके, वो अपना लीडर्स को आइडेंटिफाई कर सके कि जिसके माध्यम से वो लोग अपने राइट्स बेनिफिट्स का प्रोटेक्शन कर सके। सेम वे इवन एम्प्लॉयर जो है उनके भी एसोसिएशंस होंगे, उनके भी ग्रुप होंगे, तो एम्प्लॉयर जो है वो भी किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर्स होगा। तो दोनों साइड पे एम्प्लॉयर्स का भी ग्रुप है, एम्प्लॉय का ई का भी ग्रुप्स है। तो और आप क्या है दोनों के बीच में लिंक हो और आपको दोनों को क्या है सही डायरेक्शंस में रखना है, दोनों के बीच में जो रिलेशंस है उसको सही डायरेक्शंस में लेके जाना है, हेल्दी रखना है, सो दैट कि भाई आप दोनों को इंटीग्रेट करते हो, लिंक करते हो, कनेक्ट करते हो और कोई इश्यूज प्रॉब्लम ना हो उसका ध्यान रखते हो। तो आपको दोनों साइड पे जो यूनियंस बिल्डअप होते हैं, ग्रुप्स बिल्डअप होते हैं, तो वो इवन डेवलपमेंट के अंदर भी आपको हेल्प करनी है। सेम वे इवन इंडस्ट्रियल रिलेशंस IR, इवन आपका एक स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आएगा कि जहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ोगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है। एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज IR? एनी रफ आइडिया अबाउट दैट? व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस? सेम चीज, वही चीज है बट वो एक पूरा सब्जेक्ट है। किसके बीच में रिलेशनशिप की बात होगी यहाँ पे? Management and labor. यस करेक्ट, द सेम थिंग कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया होगा तो कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर हम क्या चाहते हैं टू मेंटेनिंग द गुड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो रूल्स रेगुलेशंस लॉ के मुताबिक क्या है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इवन एज ए मैनेजर्स के रूप में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर पढ़ोगे और वो चीज़ को आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। आपको ध्यान रखना है कि भाई दोनों पार्टीज जो है वो सेटिस्फाइड हो, उनके जो राइट्स है उसका प्रोटेक्शंस हो और कभी भी जो इश्यूज है प्रॉब्लम्स है वो दोनों के बीच में अराइज होता है तो वो क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस है, तो उसको आपको डायग्नाइज करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसको सही तरीके से रिजॉल्व करना है सो दैट कि भाई आप अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप एक दोनों पार्टीज के बीच में बिल्डअप कर सको, बना सको, उसको मेंटेन कर सको। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ लिंकिंग बोथ द पार्टीज। तो ये सारे इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेशन फंक्शंस हो गए कि जो आप वहाँ पे परफॉर्म